हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की इस सीरीज में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और उनको कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स एक तरीके से एक लोकेशन है, एक मेमोरी है। अगर हम लोग उसको एक्सेस करते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटीज के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोकेटर्स होते हैं जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अ, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है अपने जावा के अंदर, 10 वैल्यू स्टोर करनी है। तो जो 10 वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो आपको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, यानी कि उसको असाइन करना पड़ेगा। जब आप असाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई एक ऐसा नाम डिफाइन करना पड़ता है, एक ऐसा रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है जिसके अंदर जाके वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो पाएगी। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके अगर आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, एलोकेट करना चाहते हैं, तो आपको एलोकेट करने के लिए आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा और उस वेरिएबल को ही यूज करना पड़ेगा जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हमारे पास होता है, जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे एक हायरार्की समझ लीजिए कि जैसे कि आपके पास जब भी कोई वेरिएबल्स के बारे में पूछेगा तो आप कैसे बताओगे कि वेरिएबल्स एक तरीके का हमारे पास क्या है। This is a container and we can store any kind of value inside a container with the help of some variables। ठीक है। किसी भी वेरिएबल्स को यूज करके आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। अब वो क्वेरी आपसे कैसे कर सकते हैं कि वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं जावा के अंदर। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल एंड सेकंड हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। तो जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, अब वेरिएबल्स को यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास होता है लोकल वेरिएबल और एक हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। इस तरीके से होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसको बोला जाता है? लोकल वेरिएबल उसको बोला जाता है जब हम लोग कोई भी मेथड्स को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको वहाँ पे मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर होता है रीडिफाइन मेथड, ऐसे समझ लीजिए। एक हमारे पास होता है रीडिफाइन मेथड और एक हमारे पास यहाँ पर होता है यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है। वी हैव अ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हियर, यूजर डिफाइंड मेथड एंड द प्री डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड किसको बोला जाता है? प्री डिफाइंड मेथड यहाँ पे बोला जाता है जैसे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड। और यूजर डिफाइंड मेथड उसको बोला जाता है जिसके बारे में जेवीएम को नहीं पता होता है। जेवीएम यहाँ पे कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर देगा आपसे कि आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स बना रहे हो, जो भी डेफिनेशंस लिख रहे हो, उसको आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो। तो डिफाइन आप कैसे करोगे कि जब भी आप प्री डिफाइंड मेथड को यूज करोगे तो यहाँ पे जेवीएम की कॉलिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इस जेवीएम को पता चल जाता है कि आप प्री डिफाइंड मेथड्स को कॉल कर रहे हो। लेकिन जब यूजर डिफाइंड मेथड को आपको डिफाइन करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया डेमो, आपने यहाँ पे ले लिया डेमो की जगह ऐड। तो जेवीएम को नहीं पता है ऐड मेथड क्या होता है या डेमो मेथड क्या होता है। तो जेवीएम को जब पता ही नहीं है कि ऐड मेथड और डेमो मेथड होते क्या हैं, ये यूजर ने अपने अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है ना। तो इनको कॉल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की कॉलिंग्स होती हैं जिसको मैं आगे डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि जब वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो दो तरीके के वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल वेरिएबल्स जब आप डिफाइन करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वहां पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। आप वहां पे प्री डिफाइंड मेथड को यूज करना चाहते हैं या आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड मेथड को यूज करना चाहते हैं। प्री डिफाइंड मेथड वो होता है जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देते हैं दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड, और यूजर डिफाइंड मेथड वो होता है जो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट्स आप कैसे क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको किस तरीके से वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो आज हमारा डे 3 है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डे 3। दिस इज माई पैकेज। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन क्लास, क्लास इज अ
लोकल वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेन मेथड ले सकते हैं, और मेन मेथड हमारे पास क्या है, दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड। आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, जब आप कंपाइलर को एग्जीक्यूट कराने के लिए बोलते हैं, यानी कि जब आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये जो लाइन आप लिखते हैं ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि ये कमेंट में है। कमेंट का मतलब हो गया कि ये यूजर जो कुछ भी लिखना चाहता है यहाँ पे कमेंट में, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसका यूज नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो उसकी नजर में ये हाइड होता है डेटा। ठीक है, सो कमेंट अगर आपको यहाँ पे यूज करने हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो डबल स्लैश का यूज करके आप कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लोकल वेरिएबल्स के अंदर सबसे पहले आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाइए। अब मेथड के अंदर, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंटीजर b इज इक्वल टू 20, ठीक है, कैरेक्टर c इज इक्वल टू इनसाइड द सिंगल कोट 1, ठीक है, बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इनसाइड द डबल कोट, कोई भी नेम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया हेलो। ठीक है, ध्यान रखिएगा दो सेम नाम के वेरिएबल भी नहीं होने चाहिए। बी है तो b1 कर लीजिए आप इसको, सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो ये वेरिएबल्स को डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a, फिर आप इसको डिफाइन करेंगे, तो देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, a हो गया, b हो गया, c, b1 एंड नेम। ठीक है, चार पांच वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन किए थे उसको आप राइट क्लिक करके जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनका स्कोप कितना है, ये जो करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और जो करली ब्रैकेट ब्रैकेट आपका बंद होता है, उसके अंदर ही आपने जो वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है ना, इसका स्कोप सिर्फ इतना है, आप इसको इस वाले मेथड के बाहर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स हम मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं, कहाँ पे डिफाइन करते हैं, मेथड्स के अंदर। ठीक है ना, याद रखिएगा, तो वो अपने स्कोप के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि स्कोप का मतलब क्या है। ये जो करली ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड अ स्कोप, इसको स्कोप भी बोला जाता है, इसको ब्लॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं और स्कोप भी बोलते हैं। तो इस ब्लॉक के बाहर आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुई, वी कैन डिफाइन द वेरिएबल इनसाइड द मेथड्स। ठीक है, इनसाइड अ मेथड ही अगर आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी ये जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हुए हैं मेन मेथड के अंदर, तो मेन मेथड को ऑलरेडी पता है, यानी कि जेवीएम को पता है कि आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जब भी कोई भी मेमोरी असाइन की जाएगी तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कीवर्ड क्या करेगा, इनको एक मेमोरी असाइन कर देगा जो स्टैटिक मेमोरी होगी। ठीक है, और स्टैटिक मेमोरी जब इसके पास डिफाइन हो जाएगी, तो जेवीएम स्टैटिक मेमोरी को जब कॉल करेगा तो उसके पास ये सारे वेरिएबल्स पहले से डिफाइन होंगे, इनिशियलाइज होंगे, इसलिए आपको कभी भी कोई भी एरर्स नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इन वेरिएबल्स को यहाँ से हटा के नीचे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस वन, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा, अब ये कह रहा है कि जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है वो मेन मेथड के बाहर हो गया है। मेन मेथड के बाहर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि अब ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी आप मेथड्स डिफाइन करेंगे या जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे, तो दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कौन सा आपने ग्लोबल बनाया हुआ है, और जो मेथड आपने बनाया है वो मेथड हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड बनाया हुआ है या यूजर डिफाइंड मेथड बना हुआ है। डिपेंड ऑन सिचुएशन ही ये पूरा काम आपका यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस हायरार्की को। बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है
वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कि जो भी वेरिएबल्स होंगे वो लोकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो दोनों में से किसी भी एक तरीके का वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। लोकल वेरिएबल अगर आप डिफाइन करते हैं तो स्कोप का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द स्कोप। स्कोप कौन सा है ये मेथड्स का स्कोप है। चाहे वो आप यूजर डिफाइंड मेथड को यूज करके काम कर रहे हो, चाहे वो आप प्री डिफाइंड मेथड को यूज करके काम कर रहे हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे आप प्री डिफाइंड मेथड को यूज करके काम कर रहे हो या फिर आप यूजर डिफाइंड मेथड को यूज करके काम कर रहे हो, दोनों के ही केस में आपको स्कोप का ध्यान रखना कंपलसरी। इस स्कोप के बाहर आप किसी भी वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करेंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल ये कहता है कि जब भी हमें कोई भी ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उनकी तो दो कैटेगरीज आती हैं। एक होता है स्टैटिक बनाने की कैटेगरी, यानी कि आप स्टैटिक डेटा को डिफाइन कर सकते हो, और एक होता है नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक डेटा को बोला जाता है इंस्टेंस। दिस इज कॉल्ड अ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल किसको बोला जाता है? स्टैटिक वेरिएबल हमेशा अपने मेन मेथड के बाहर डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन क्लास के अंदर होते हैं। देखिए क्लास का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बंद हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे बंद हो जा रहा है। मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ उसको। ठीक है। यहाँ पर आपका जो क्लोज हो रहा है ये मेथड का हो रहा है। मेन मेथड या क्लोजर है। ठीक है। और ये जो आपका क्लोज हो रहा है ये क्लास का क्लोजर है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से मेन मेथड और क्लास के ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई भी करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो ये करली ब्रैकेट एंड में जाके क्लोज हो रहा है। ठीक है, एंड में जाके क्लोज होगा यानी कि हमारे पास क्लास का हो गया। मेन मेथड का होगा तो ये देखिए क्लास के पहले आपको मेन मेथड हमेशा क्लोज करना पड़ेगा, और एंड में हमेशा सेमीकोलन लिखना कंपलसरी है, लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। नहीं लगाएंगे तो आपके पास सिंटेक्स एरर आ जाएगी। ठीक है। सो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि लोकल वेरिएबल किसको बोला जाता है? जो चीज चीज आप मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं, उसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। इसके बीच में ही आपको इन वेरिएबल्स को यूज करना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। अगर आप मेन मेथड के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, आपको अलग से ऊपर डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, सो दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल में भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल और एक होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। तो अब मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जो स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करेगा, और एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक है क्या। देखिए स्टैटिक क्या होता है जावा के अंदर? स्टैटिक एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड, जिसके बारे में पहले से जेवीएम को पता होता है। ठीक है। स्टैटिक इज कॉल्ड अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, और प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड भी आप कह सकते हैं। अब स्टैटिक कीवर्ड के लगाने से फायदा क्या है? स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? स्टैटिक कीवर्ड दो जगह पे लगता है। एक आपके पास वेरिएबल में लगाया जा सकता है, और एक आपके पास जब यूजर डिफाइंड मेथड होता है वहां पे भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल स्टैटिक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल स्टैटिक है तो हमेशा आपको यूजर डिफाइंड मेथड में स्टैटिक कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल स्टैटिक है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मानिए, अभी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और एक आपके लिए सेपरेट मेथड ले लेता हूँ स्टैटिक के लिए। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल का एग्जांपल है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल के लिए मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, एक और क्लास ले ली, क्लास का नाम कर दिया मैंने स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। मेन मेथड यहाँ पे मैंने बताया, ये मेन मेथड मेरा यहाँ पे बन गया है। मेन मेथड से पहले और क्लास के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इनसाइड अ क्लास।
but outside a main method if we are defining any variable that is called the global variable। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। ये जो डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड इफ वी आर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल के भी यहाँ पे दो तरीके मैंने बताए कि आप स्टैटिक का भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे नॉन स्टैटिक का भी यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, जब स्टैटिक वेरिएबल्स की बात होगी तो कैसे डिफाइन होगा, अपने मेथड्स के बाहर लेकिन क्लास के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, लेकिन इस a इज इक्वल टू 10 का जो यूज है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम लोग कर सकते हैं लाइक दिस वन। देखिए अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा, ये a नाम का वेरिएबल जो मैंने लिखा हुआ था ऊपर उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा। क्या मैसेज आ रहा है, मैसेज ये आ रहा है कि आपने जो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो नॉन स्टैटिक है। क्या कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक का मतलब आपने इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ है। तो क्यों ये एरर आ रही है, क्योंकि पब्लिक के बाद स्टैटिक मेथड बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है ना स्टैटिक कीवर्ड, और जब भी हम कोई भी स्टैटिक मेथड को बनाएंगे उसमें स्टैटिक कीवर्ड हमको डालने पड़ेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो, दोनों ही केस में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी स्टैटिक मेथड अगर आप बना रहे हैं तो उस स्टैटिक मेथड के अंदर जो वेरिएबल होंगे वो भी स्टैटिक होंगे, यानी कि मेथड भी स्टैटिक होगा और वेरिएबल भी स्टैटिक होगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेथड जो बनाया वो तो स्टैटिक है लेकिन वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, इस वजह से वो आपको एरर दे रहा है। अगर आप यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर देते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी, आपका प्रोग्राम इजीली यहाँ पे रन कर जाएगा। हो गया रन, सिंपल है। ठीक है ना, तो स्टैटिक कीवर्ड का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के टाइम पर अगर आप किसी भी मेथड में स्टैटिक कीवर्ड लगा रहे हैं तो उस वाले वेरिएबल्स में स्टैटिक कीवर्ड लगाना आपको कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक ले लीजिए स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राम। ठीक है ना, अब राम नाम को मुझको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है तो मैंने क्या किया, SYSO किया और नेम को यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कराया। जैसे ही मैं नेम को डिस्प्ले कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे रेड कलर की आपके पास एक एरर आई, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। तो ये कह रहा है कि जो आपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बनाया हुआ है ना उसको आप कन्वर्ट करो पहले स्टैटिक में, तभी हम यहाँ पे आपके वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि पब्लिक के बाद क्या लगा हुआ है, स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। तो ये स्टैटिक कीवर्ड आप यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे आप अपने में पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए आपके पास एरर नहीं आएगी, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे आपका प्रोग्राम इजी तरीके से यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फर्क होता है। लोकल वेरिएबल हमेशा मेन मेथड्स के अंदर या यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर ही बनाया जा सकता है, उसका स्कोप बाहर नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो ग्लोबल वेरिएबल कहता है कि आप अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं उसको आप क्लास के अंदर लिखेंगे लेकिन मेथड के बाहर लिखेंगे। ठीक है ना, इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड अ मेन मेथड और मेथड। आप मेन मेथड भी कर सकते हैं, इसको मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। आउटसाइड अ मेन मेथड करना है तो आप मेन मेथड कर सकते हैं, और यूजर डिफाइंड मेथड करना है तो आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेथड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एग्जांपल मैंने समझाया है ये मेन मेथड का है। अगर मुझको यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेथड बनाना पड़ता तो मैं क्या करता, यहाँ पर लिख देता void। तो देखिए मेरा पास स्कोप कहाँ पे बंद हो रहा है, ये मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके बाहर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है।
लेकिन क्लास के अंदर है, क्लास का स्कोप यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी यूजर डिफाइंड मेथड बनाएंगे, वो हमेशा मेन मेथड के बाहर बनेगा, यानी कि आउटसाइड अ मेन मेथड बनेगा, लेकिन इनसाइड अ क्लास बनेगा। क्लास के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। ये क्लास है आपकी, तो क्लास के अंदर ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये इसका स्कोप पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, और अगर स्कोप पे फोकस कर लिया तो आपके जो एरर आने के चांसेस होते हैं वो 90% कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। दिस इज माई लोकल वेरिएबल, सॉरी, दिस इज माई मेन मेथड। मेन मेथड के बाहर मैंने बनाए हुए हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ यूजर डिफाइन मेथड। ठीक है, यूजर डिफाइन मेथड, ये हो गया यूजर डिफाइन मेथड। तो void के बाद अगर यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल ऐड, लाइक मैंने कर दिया ऐड, तो ये ऐड क्या है, जेवीएम को तो नहीं पता ऐड नाम का मेथड है। तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम कहेगा कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इस ए नाम के वेरिएबल को डिस्प्ले भी करवाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब आप इस प्रोग्राम को अभी रन कराएंगे तो रन नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ऐड नाम के मेथड को तो रन ही नहीं कराया है, ऐड नाम के मेथड को मेन मेथड में बताया ही नहीं कि मेन नाम, ऐड नाम का मेथड भी कुछ बना हुआ है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर ऐड नाम के मेथड को भी बताना पड़ेगा कि हमने कुछ बनाया है। तो वो कैसे बताएंगे, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक कॉलिंग करना। अब स्टैटिक कॉलिंग कैसे की जाएगी, एक और कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक कॉलिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कॉलिंग। अब स्टैटिक कॉलिंग आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो भी आपने मेथड बनाया है यूजर डिफाइन, उसके आगे क्या लगा देंगे, स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे। स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे और इस ऐड नाम के मेथड को कहाँ उठा के डाल देंगे, इसको उठा के डाल देंगे अपने मेन मेथड के अंदर। अब ये आपका पूरा स्टैटिक का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। तीनों चीजें चल रही हैं, देखिए वेरिएबल भी आपके पास स्टैटिक है, मेथड भी आपके पास स्टैटिक है, और कॉलिंग में भी आपने स्टैटिक कीवर्ड ही यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज जब भी आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, तीन चीजें बताई मैंने। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज करेंगे, आपको वेरिएबल्स जब भी डिफाइन करने हैं, उसके आगे आपको स्टैटिक कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया कि जब भी आप कोई भी मेथड्स बनाएंगे, ठीक है ना, कौन सा मेथड बनाएंगे, यूजर डिफाइन मेथड जब भी आप बनाएंगे, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पर स्टैटिक कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पे। ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पर, इनिशियल लेवल पे स्टैटिक कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। थर्ड मैंने पॉइंट क्या बताया कि जब भी आप कॉलिंग करेंगे किसी भी मेथड की, तो ध्यान रखिएगा कि यूजर डिफाइन मेथड को कॉल करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैटिक के थ्रू और एक होता है विदाउट स्टैटिक के थ्रू। अगर आप स्टैटिक के थ्रू किसी भी मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो उस मेथड में आपको एक तो स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, प्लस साथ में मेन मेथड के अंदर उस वाले मेथड का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिस नाम से आपने बनाया है। ठीक है, ऐड नाम से बनाया तो ऐड नाम कर दिया। अगर मान लीजिए ये सब्ट्रैक्ट में कर देता, एसयूबी कर देता, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, एसयूबी नाम का मेथड डिफाइन करना। ठीक है, सो ये है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टैटिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नॉन स्टैटिक कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।